साथियों, मैं सुनीता शर्मा जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है जो हम राजस्थान के जो राजवंशों का इतिहास है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा वो है अजमेर का चौहान वंश। ठीक है दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है आज का अजमेर का चौहान वंश। मैं इस वीडियो में इस अजमेर के चौहान वंश की अधिकतम जानकारी लेकर आई हूँ, जो आपके लिए लाभदायक होगी। ये जानकारी आपकी मेहनत को सफल बनाए, आप कामयाब हो, इसी दुआ के साथ में हम हमारा जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आइए हमारी जो है अजमेर का चौहान वंश जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत है। देखिए, अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, तो एक मत नहीं है। जो विद्वान लोग हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है इनमें। तो देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है कि चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट मत है वो है अग्निकुंड वाला मत, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मोहनोत्नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से, यानी कि अग्निकुंड, ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ करवाया था, अग्निकुंड जिसे कहा जाता है। उस अग्निकुंड से 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी, जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ठीक है दोस्तों, तो चौहानों की उत्पत्ति जो है ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। और हम जो गुर्जर प्रतिहार हमने पढ़ा था उसमें भी अग्निकुंड वाला मत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी अग्निकुंड वाला मत इम्पोर्टेंट है। तो मोहनोत्नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज रासो, इन तीनों ने इस बात का समर्थन किया है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय व पंडित गौरीशंकर ओझा के अनुसार सूर्यवंशी माना गया है इनको। तो ये वाला और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। बिजोलिया शिलालेख वाला भी इम्पोर्टेंट है और दशरथ शर्मा का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार चौहान जो है ब्राह्मण वंश के थे। तो ये दोनों भी ब्राह्मण हैं, तो इन्होंने जो है उसके हिसाब से चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश मानी है। आगे देखते हैं हम। कर्नल टॉड, स्मिथ और क्रुक के अनुसार इनको क्या बताया गया है? विदेशी, यानी कि मध्य एशिया से ये लोग आए थे। तो दोस्तों ये सब विदेशी हैं, इसलिए इन्होंने विदेशी मत माना है, और ये लोग ब्राह्मण हैं इसलिए इन्होंने ब्राह्मण मत माना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। इसके अलावा अग्निकुंड से मानने वाले हैं मोहनोत्नैनसी, सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज रासो। हम्मीर महाकाव्य पृथ्वीराज विजय और गौरीशंकर ओझा सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़िएगा। पृथ्वीराज रासो की जगह चंद बरदाई भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, तो ये हम यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। हाँसी शिलालेख, आबू के अचलेश्वर मंदिर लेख के अनुसार इनको चंद्रवंशी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेवाड़ी का अभिलेख है, उसमें इंद्र के वंशज बताया गया है। और एक ये इम्पोर्टेंट है भंडारकर वाला, तो डॉक्टर भंडारकर के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति खज जाति से बताई गई है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो बिजोलिया शिलालेख वाला, एक अग्निकुंड वाला, एक सूर्यवंशी वाला, और एक जो है विदेशी मत, ब्राह्मण मत और खज जाति वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से हमें याद करना है। तो दोस्तों ये जो है चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित मत थे। अब हम पढ़ते हैं अजमेर के चौहान वंश के जितने राजा हुए हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं अजमेर के चौहान वंश का इतिहास। अजमेर के चौहान वंश का इतिहास देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है वासुदेव का। जो ये वासुदेव है ये अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक है, मूल पुरुष है और आदि पुरुष है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव ने सांभर में की थी। वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष है। चौहानों का मूल स्थान सपादलक्ष सांभर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 551 ईस्वी में सांभर में इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। इनको संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कहा जाता है, और इनका मूल स्थान सपादलक्ष सांभर को माना गया है। ठीक है,
इन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है, तो उस समय इस नागौर वाले क्षेत्र को अहिछत्रपुर कहा जाता था। तो वासुदेव के साम्राज्य की राजधानी यानी सांबर की राजधानी उस समय क्या थी? अहिछत्रपुर थी। ठीक है दोस्तों, चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा में है वहाँ से मिलती है। इस शिलालेख का निर्माण सोमेश्वर के समय 1170 में हुआ था। इसको जैन श्रावक लोलाक ने स्थापित करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो बिजोलिया शिलालेख से इसकी अधिकतम जानकारी मिलती है हमें अजमेर के चौहान वंश की। और ये जो शिलालेख है वो सोमेश्वर के समय का है। ये जो सोमेश्वर जो है अजमेर के चौहान वंश का ही शासक है। ठीक है, पृथ्वीराज जो थर्ड है उनके पिता हैं ये सोमेश्वर, और इनके समय का है, और इसको जैन श्रावक लोलाक ने स्थापित करवाया था। चौहान वंश की जानकारी बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा से मिलती है। इस शिलालेख का निर्माण सोमेश्वर के समय 1170 में हुआ था। इसको जैन श्रावक लोलाक ने लगवाया था। इसका लेखक गुणभद्र और कायस्थ थे। देखिए, बिजोलिया शिलालेख के लेखक हैं गुणभद्र और कायस्थ। यह मूलतः दिगंबर जैन धर्म का है। यह मूलतः ये जो शिलालेख है वो मूलतः तो दिगंबर जैन धर्म का है, और इसी के ऊपर जो है बिजोलिया शिलालेख लिखवाया गया है। ठीक है, सोमेश्वर के समय। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभल झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था। वासुदेव ने सांभर में अपनी कुलदेवी शाकंभरी माता का मंदिर भी बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। वासुदेव ने सांभर में इनकी कुलदेवी, तो चौहानों की कुलदेवी हो गई है शाकंभरी माता, तो इस माता का मंदिर बनवाया था इन्होंने सांभर में। और सांभर झील का निर्माण भी वासुदेव ने करवाया है। सांभर में तीर्थ स्थल है एक, देखिए देवयानी। सांभर में ही एक तीर्थ स्थल है जिसे सब तीर्थों की नानी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? देवयानी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, तीर्थों की बात आई है तो तीर्थों की नानी देवयानी है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। धौलपुर में मचकुंड नामक स्थान है, उसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है, और पुष्कर को तीर्थों का मामा, और तीर्थों की नानी देवयानी कहलाती है। भूगोल वेताओं के अनुसार सांभर झील एक प्राकृतिक झील है तथा टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। देखिए दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख में तो सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया है, जबकि भूगोल वेत्ता जो है सांभर झील को एक प्राकृतिक झील मानते हैं। ठीक है, और ये क्या है? टैथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। अगला शासक है दुर्लभ राज। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में चौहान वंश से संबंधित, अजमेर के चौहान वंश से संबंधित संपूर्ण जानकारी डालने का प्रयास किया है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूँ दोस्तों। और ये जो है वीडियो आपको पहले की वीडियो प्राप्त करने के लिए मैंने आपके लिए जो है प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ राज प्रथम, चौहान वंश का प्रथम शासक, जिसके काल में पहली बार अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण हुआ था। इसकी सहायता से वत्सराज ने पाल वंश के धर्मपाल को हराया था। दुर्लभ राज के समय देखिए इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम आक्रमण हो रहा है। पहला मुस्लिम आक्रमण दुर्लभ राज के समय हुआ था। ठीक है, और इसकी सहायता से वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, हमने पढ़ा था, वत्सराज जिसने जो बंगाल का जो पाल वंश था, इनके बीच में क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। एक वंश और था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है दोस्तों, तो ये गुर्जर प्रतिहार और ये पाल वंश और एक था राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के। तो उस युद्ध में जो है वत्सराज ने दुर्लभ राज प्रथम की सहायता से पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उनको हराया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गुवक प्रथम, इसने हर्ष का मंदिर बनवाया था रेवासा सीकर में। हर्ष जो है भैरू जी का मंदिर है, वो रेवासा सीकर में बनवाया। यह चौहानों के आराध्य देव हैं और यह मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो गुवक प्रथम ने हर्ष का मंदिर रेवासा सीकर में बनाया। तो देखिए दोस्तों, जो है कला संस्कृति के भी प्रश्न साथ के साथ ही चलते हैं, तो इनके ऊपर भी हमें अच्छे से याद करना है इनको, ताकि हम कला संस्कृति में जब इन मंदिरों को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आए। आगे बढ़ते हैं हम। विग्रहराज सेकंड, इसने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। देखिए दोस्तों, विग्रहराज सेकंड ने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। तो ये कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न तो हमें यहीं से याद कर लेना है कि आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पर है? भड़ोच में है। और किसने बनवाया था?
विग्रहराज सेकंड ने बनवाया था। अनहिल पाटन के युद्ध में गुजरात के भीम सेकंड को इन्होंने हराया था। यह प्रारंभिक चौहानों में सबसे शक्तिशाली था। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक चौहानों में पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था, विग्रहराज सेकंड है। इसको चौहान शिलालेख में मतंगा कहा गया है। तो उपाधियाँ हमें अक्सर उपाधियाँ पूछी जाती है दोस्तों, ध्यान में रखना। तो मतंगा जो है उपाधि किसकी है, विग्रहराज सेकंड की है। इसको अभिलेखों में दुर्लभ मेरु भी कहा गया है। ऐसा पर्वत जिसको उसको लांघना मुश्किल हो, तो ऐसा पर्वत के समान ये जो है शक्तिशाली था। तो देखिए, विग्रहराज सेकंड को एक तो मतंगा कहा गया है चौहान शिलालेख में, और अभिलेखों में इसको कहा गया है दुर्लभ मेरु। आगे इम्पोर्टेंट है गोविंद तृतीय। इसकी ये जो उपाधि है ये पूछी गई है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वैरीगट्ट की उपाधि किस चौहान शासक की थी, तो गोविंद तृतीय की। आगे पढ़ते हैं हम विग्रहराज तृतीय, ठीक है। इसके बाद में शासक आते हैं वागपति राज सेकंड। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट शासक है उन्हीं के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी, जिससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, वही यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से बताया जा रहा है। और किताबों में भी जो है, किताबों से अधिकतम जानकारी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ दोस्तों, ध्यान में रखें। मैंने कई किताबों का संग्रह करके यहाँ पर ये जो नोट्स बनाए हैं, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत की है दोस्तों। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि वीडियो की जानकारी जो है आपको कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, लक्ष्मण चौहान ने क्या किया था, वागपति राज सेकंड का पुत्र था ये। हमने जब चौहान वंश जो है हम पढ़ते हैं, राजवंशों का इतिहास जो हम पढ़ते हैं, तब चौहान वंश में हमने पढ़ा कि वागपति राज सेकंड का जो है पुत्र है लक्ष्मण चौहान। इसने नाडोल में 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो नाडोल के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, लक्ष्मण चौहान। और देखिए, ये अजमेर के चौहान वंश की ही शाखा निकल रही है यहाँ से। देखिए, तो अजमेर, सबसे पहले तो अजमेर का चौहान वंश, वहाँ से जो है एक शाखा जाएगी नाडोल में और एक जाएगी रणथंभौर में, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं हम, वो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है गोविंदराज। वो गोविंदराज ही जाकर के रणथंभौर में चौहान वंश की शाखा की स्थापना करेगा दोस्तों। तो इस तरह से अजमेर शाखा से दो शाखाएं निकलती है, एक तो नाडोल की शाखा और एक रणथंभौर की शाखा। तो पढ़ते हैं आगे हम। देखिए, इसके बाद में अनेक शासक आए थे, वीर्यराम, चामुंडराज, सिंहट, दुर्लभराज तृतीय, इसका दूसलू नाम भी मिलता है। इसके बाद में विग्रहराज तृतीय और पृथ्वीराज प्रथम। तो ये सारे शासक आते हैं, लेकिन इनकी कोई उपलब्धियां नहीं है विशेष रूप से। इसलिए दोस्तों ध्यान में रखेंगे हमें कि इनके बस हमें नाम याद रखने हैं कि ये राजा किससे संबंधित है, चौहान वंश से संबंधित है। इनके कई बार क्या है, क्रम पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से मैंने इनके नाम आपको इसमें बताए हैं। तो देखिए, वीर्यराम के समय 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अजमेर पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। तो अजमेर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था वीर्यराम के समय 1024 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम, पृथ्वीराज प्रथम। इसके काल में हट्टड़ ने जीर्ण माता का मंदिर बनवाया था रेवासा सीकर में। देखिए, जीर्ण और हर्ष दोनों बहन भाई थे दोस्तों। तो देखिए, हर्ष का मंदिर तो गुवक प्रथम ने बनवाया था रेवासा सीकर में, और वहीं पर पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ ने जीर्ण माता का मंदिर बनवाया है रेवासा सीकर में। दोनों का मंदिर रेवासा सीकर में है। तो हर्ष भैरू जी का मंदिर और जीर्ण माता का मंदिर दोनों जो है अजमेर के चौहान वंश के शासकों के समय बने हुए हैं। तो गुवक प्रथम ने तो बनाया था हर्ष का मंदिर, और पृथ्वीराज प्रथम के समय हट्टड़ ने बनवाया है जीर्ण माता का मंदिर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कला संस्कृति का प्रश्न है। यह चौहानों की आराध्य देवी है। पृथ्वीराज प्रथम का बेटा अजयराज था। ये इंपॉर्टेंट है, अजयराज जो शासक आएगा। अब जो वास्तविक संस्थापकों की बात होगी दोस्तों, उस तरह से अब अजमेर को जो बसाने वाले हैं, ठीक है, तो अजमेर को बसाने वाले कौन हैं, अजयराज चौहान हैं। तो हम पढ़ेंगे अजयराज किसके पुत्र थे, पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, ठीक है। अजयराज पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था, चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक, ठीक है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि पहला प्रतापी शासक जो हम आगे पढ़ के आए हैं पहले, तो वो कौन था। तो चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजयराज है, पहला प्रतापी शासक आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, यह 1113 में शासक बना था और अजयमेरु दुर्ग की स्थापना
की थी और अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अजयराज जो है 1113 में शासक बनते हैं और अजयमेरू यानी अजमेर की स्थापना करके 1113 में ही, तो अजमेर की स्थापना कब होती है? 1113 में। अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी इन्होंने। आगे देखते हैं हम। बीठली नामक पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। तो देखिए अजयमेरू जो है अजमेर को बसाते हैं 1113 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, अजमेर को राजधानी बनाते हैं और बीठली नामक पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अजयराज के काल को गोपीनाथ शर्मा ने चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। चौहान साम्राज्य का निर्माण काल, स्वर्ण काल की बात आएगी तो विग्रहराज चतुर्थ हम पढ़ेंगे आगे जा कर के, लेकिन चौहान साम्राज्य का निर्माण काल ध्यान में रखना है। तो अजयराज के समय जो है काफ़ी निर्माण यहाँ पर होते हैं। तो ये बीठली नामक पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया और गोपीनाथ शर्मा ने इनको चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। इसने अजयदेव और प्रियद्रमस नामक चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन पर उनकी रानी सोमलेखा या सोमलवती का नाम भी अंकित करवाया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पूछा गया सवाल है कि चौहान वंश के किस राजा ने अपने सिक्कों पर अपनी रानी का नाम अंकित करवाया था? तो वो कौन थे? अजयराज, जिन्होंने अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम जो है चांदी के सिक्कों पर लिखवाया था। और सिक्कों का नाम क्या था दोस्तों? श्री अजयदेव और प्रिय दमस, ये चांदी के सिक्कों के नाम थे। इनका धर्म शैव था। शैव का मतलब शिव जी से संबंधित, यानी ये शिव के अनुयायी थे, ये शिव जी की पूजा किया करते थे। इन्होंने उज्जैन के परमार शासक नरवर्मन को हराया था। इनके सेनापति थे सुहलाना। अजयराज 1133 में शासन अपने बेटे अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर चले गए थे, ठीक है दोस्तों। अजयराज ने 1113 में शासन जो है अपने पुत्र अर्णोराज को देकर के वो पुष्कर चले जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अगले शासक हैं अर्णोराज, जिन्हें आनाजी भी कहा जाता है। अर्णोराज या आनाजी, देखिए यह 1133 में शासक बने हैं क्योंकि इनके पिता जो है अजयराज वो पुष्कर चले गए हैं इनको शासन की बागडोर सौंपकर। इन्होंने 1137 ईस्वी में तुर्कों को पराजित किया। इन्होंने 1137 ईस्वी में तुर्कों को पराजित किया तथा तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में आना सागर झील का निर्माण करवाया। देखिए दोस्तों, आनाजी या फिर अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया है। कब? 1137 में तुर्कों को इन्होंने पराजित किया था। तो खून से रंगी हुई धरती को साफ कराने के लिए इन्होंने चंद्रा नदी का पानी रोककर, ध्यान में रखिएगा, आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया गया था और ये तारागढ़ और नाग पहाड़ के बीच में स्थित है। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने करवाया। अब देखिए अर्णोराज के दरबारी कवि देवबोध और धर्मघोष, पूछा गया सवाल है, ध्यान में रखिएगा। अर्णोराज के दरबारी है देवबोध और धर्मघोष। इन्होंने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से इन्होंने विवाह किया था और ये बड़े ही प्रतापी शासक थे। इनके समय देखिए चौहानों की जो पताका है, यानी चौहानों का जो साम्राज्य है वो सिंध तक फैल गया था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी मैं स्टार लगा रही हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। इन्होंने चौहानों की पता सिंध तक फैलाई थी। अर्णोराज के 4 पुत्र हुए थे दोस्तों। पहला है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा जगदेव, तीसरा अपरांगेय और चौथा है सोमेश्वर। तो अर्णोराज के 4 पुत्र हुए हैं, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव, अपरांगेय और सोमेश्वर। ये जो जगदेव है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता सोमेश्वर इनकी अर्णोराज की हत्या कर दी थी। तो ठीक है दोस्तों, तो चौहानों के जो पितृहंता कौन कहलाते हैं? चौहानों का पितृहंता जगदेव कहलाता है। इसके अलावा देखिए हमने पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश में भी पितृहंता था, मिहिर भोज को पितृहंता कहा गया है, ठीक है दोस्तों। और मेवाड़ में भी एक पितृहंता हुआ था जिसका नाम है उदा। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से हमें सारे जो है 2-3 जो है पितृहंता है उन शासकों के नाम हमें याद रखने हैं। इसके बाद में शासक बनते हैं विग्रहराज चतुर्थ। देखिए ये विग्रहराज चतुर्थ पहले नंबर पे हैं। तो ये जो है जगदेव ने कोशिश की थी जो है शासक बनने की, लेकिन
जो है विग्रहराज चतुर्थ जो है जगदेव को मार करके फिर यहाँ पर शासक बनता है। अपने पिता के हत्यारे की हत्या करके ही ये फिर शासक बनता है। देखिए इसका शासनकाल है 1158 से 1163। जो इम्पोर्टेंट शासक है उनके हमें शासनकाल भी ध्यान में रखने हैं। तो देखिए 1158 ईस्वी में अजमेर का शासक बना था। विग्रहराज चतुर्थ 1158 में अजमेर का शासक बना और ये कौन था? अर्णोराज का पुत्र था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। बिसल देव ने अजमेरों के चौहानों की राजधानी दिल्ली के तोमर वंश के शासक को हराकर पहली बार दिल्ली को बनाई। देखिए दोस्तों अजमेर को अजयराज जो है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे वासुदेव ने। अजमेर के चौहानों में वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया था, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। उसके बाद में अजयराज ने 1113 में अजयमेरू की स्थापना करके अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अब देखिए बिसल देव जो है विग्रहराज चतुर्थ, इन्होंने अजमेर के चौहानों की राजधानी जो है दिल्ली के तोमर वंश के शासक को हरा करके पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाई है। तो चौहानों का कौन सा शासक है अजमेर के चौहानों का जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई है? तो वो कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश का स्वर्णकाल या क्लासिकल युग कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ का काल चौहान वंश का स्वर्णकाल या क्लासिक युग कहलाता है। और इससे पहले हम पढ़कर आए हैं चौहान वंश का निर्माण काल, तो अजयराज का काल है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं कवि था, इसलिए इसकी उपाधियां हैं कवि बांधव, कटिबंधु और कंठा भरण। ठीक है दोस्तों, ये उपाधियां इंपॉर्टेंट है। इनमें से कवि बांधव की उपाधि और कटिबंधु की उपाधि हमें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कई बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो कवियों का आश्रयदाता होने के कारण इसको कवि बंधु, कटिबंधु या फिर कंठाभरण इसको कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। बिसल देव ने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की थी। ठीक है, ये भी सवाल पूछे जा चुका है। तो हरिकेली नाटक की रचना की है बिसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने। इस नाटक का आधा भाग 2.5 दिन के झोपड़े पर और आधा भाग इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय के स्मारक पर अंकित है। ठीक है दोस्तों, ये जो नाटक है हरिकेली, इसका आधा भाग तो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और आधा भाग इंग्लैंड के ब्रिस्टल में राजा राममोहन राय का जो स्मारक बना हुआ है उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके दरबार में नरपति नाल है ग्रंथ जो है बिसल देव रासो लिखा है इन्होंने। नरपति नालह ने बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना की है, और सोमदेव ने जो है ललित विग्रहराज की रचना की है, जिसे हम आगे और देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इनके दरबार में नरपति नालह और सोमदेव नामक विद्वान रहते हैं, जिन्होंने देखिए नरपति नालह ने तो बिसल देव रासो की रचना की है और सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की है। जो रचनाएं जो है पूछी जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो बिसल देव रासो नरपति नालह और ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखी है। बिसल देव रासो में बिसल देव और उनकी रानी राजमती की कहानी का वर्णन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बिसल देव रासो में विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी का क्या नाम है? तो रानी राजमती। ठीक है, आगे देखते हैं। बिसल देव ने बिसल सागर झील का निर्माण करवाया, यानी बिसलपुर जो बांध है उसका निर्माण करवाया है राजमहल गांव टोंक जिले में। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आज जो पेयजल की व्यवस्था हो रही है वो कहाँ से हो रही है? बिसलपुर बांध से ही हो रही है। राजस्थान में पेयजल की जो सबसे बड़ी जो परियोजना है वो कौन सी है? बिसलपुर बांध है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिसल देव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला और सरस्वती माँ का मंदिर बनवाया था, जिन्हें कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था, जिन्हें तोड़ दिया था। दोस्तों बिसल देव ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी और एक सरस्वती माता का मंदिर बनवाया था, जिन्हें कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा करके 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। ध्यान में रखिएगा, 2.5 दिन के झोंपड़े से पहले वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी। पूछा जाए संस्कृत पाठशाला को तोड़वा करके क्या बनवाया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अच्छे से हमें ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम। इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। इसको विस्तृत रूप इल्तुतमिश ने दिया था। इसका वास्तुकार अबू बकर है। यह राज्य की पहली मस्जिद है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह राज्य की जो है पहली मस्जिद है। आगे देखते हैं हम। पंजाब शाह संत की याद में यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगाया जाता है। ये सारे जो है आपको ये 1 लाइनर मैंने दिए हैं, इनमें एक एक लाइन में
जो है सवाल बैठा हुआ है दोस्तों। हर सवाल जो है पूछा जा चुका है एग्जाम में। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालेंगे, तब आपको ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, बहुत ही सहायता करेगी दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा कि एक एक लाइन से प्रश्न उठाया हुआ है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हमें याद करना है। तो पंजाब शाह संत की याद में यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स लगाया जाता है। आगे इसकी दीवार पर राज्य का फारसी भाषा का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शिलालेख अंकित करवाया गया, ठीक है। तो इसकी दीवार पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसकी दीवार पर राज्य का फारसी भाषा का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन शिलालेख अंकित करवाया गया है। अब ये किलहॉर्न नामक एक अंग्रेजी विद्वान है, जिन्होंने क्या कहा है बिसलदेव के बारे में कि यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था, ठीक है। यह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसलदेव भी एक अपने आप में बहुत अच्छा विद्वान था, ठीक है। और इसके जो दरबार में है जो बहुत सारे कवि रहते थे, इसलिए कवियों का आश्रयदाता होने के कारण इसको कवि बांधव भी कहा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। बिसलदेव ने दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख के पास 9 अप्रैल 1163 को शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया था, ठीक है। तो दिल्ली से जो अशोक का शिलालेख मिला है, उसके पास में 9 अप्रैल 1113 को शिवालिक शिलालेख अंकित करवाया। तो दोस्तों ये थी बिसलदेव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में विस्तृत जानकारी। एक एक लाइन से प्रश्न उठाया हुआ है दोस्तों। जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तो इसका लाभ आपको वहाँ पर मिलेगा। आगे जो शासक आ रहे हैं वो हैं सोमेश्वर। तो इनके बारे में देखते हैं, इनका सन देख लेते हैं 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी। देखिए दोस्तों सोमेश्वर के बारे में कुछ खास उपलब्धियां हैं नहीं, तो इसलिए इनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इनके पुत्र जो हैं पृथ्वीराज तृतीय, इनके बारे में चर्चा ही चर्चा है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए सोमेश्वर के बाद में इनके पुत्र जो है पृथ्वीराज तृतीय शासक बनते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम इनके बारे में। सोमेश्वर का बस इतना सा ध्यान में रखना है हमें कि ये जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के बाद में इनका पुत्र जो है पृथ्वीराज द्वितीय वो शासक बनता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसकी निःसंतान ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर अब सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज सेकंड के चाचा यानी विग्रहराज चतुर्थ का भाई है सोमेश्वर, इसलिए वो शासक बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो जो इसका भतीजा था पृथ्वीराज सेकंड, वो निसंतान खत्म हो गया था, इस वजह से सोमेश्वर जो है शासक बनता है। तो आइए पढ़ते हैं हम सोमेश्वर के बारे में। क्या है कि इन्होंने क्या किया था? कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी से विवाह किया था। ध्यान में रखेंगे कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी के साथ में विवाह किया था और इनके 2 पुत्र हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज। तो आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 इनका शासनकाल है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कई बार शासनकाल भी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट शासकों के हमें शासनकाल भी ध्यान में रखने हैं। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। जन्म 1166 में अनहिलवाड़ा गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे पिता सोमेश्वर और माता कर्पूरी देवी। जो कलचुरी की राजकुमारी थी जिससे सोमेश्वर ने विवाह किया था, तो इन दोनों की ही संतान है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की मृत्यु पाली के नाडोल में हुई थी। देखिए दोस्तों, ये जो सोमेश्वर है वो आबू के शासक जैत्र सिंह की सहायता के लिए गए हुए थे, तो गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है दोस्तों। तो पाली के नाडोल में जो है इनकी मृत्यु होती है। ये जो सोमेश्वर है इनके बारे में ये जानकारी है कि ये जो उपाधि है प्रताप लंकेश्वर की, ये पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की उपाधि है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय की नहीं है, सोमेश्वर की उपाधि है ये प्रताप लंकेश्वर। अपने पिता की अचानक मृत्यु के कारण पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की अल्पायु में ही 1177 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बनता है। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, 11 वर्ष की आयु में ही इसको शासक बना दिया गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा शासन काज के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है, तो इनकी जो माता है कर्पूरी देवी वही जो है इसकी संरक्षिका बनेगी, ठीक है। जब तक ये बड़ा होकर के शासन कार्य नहीं संभाल लेता है तब तक इनकी माता इनकी संरक्षिका बनती है। देखिए आगे इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए है कि
दलपुंगल की उपाधि किसने धारण की थी? तो दलपुंगल यानी का इसका मतलब होता है विश्व विजेता। तो पृथ्वीराज तृतीय की 2 उपाधियां हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है दलपुंगल और एक है राय पिथोरा। दोनों उपाधियां इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही हमें ध्यान में रखना है। आगे पढ़ते हैं हम। पृथ्वीराज की संरक्षिका माता कपूरी देवी बनी। यह दिल्ली के तोमर वंश के अलंगपाल की पुत्री थी। देखिए पृथ्वीराज की जो संरक्षिका है वो कपूरी देवी है और यह दिल्ली के तोमर वंश के अनंगपाल की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आगे। इसका सहयोग मुख्यमंत्री कैमास या कदम्बवास तथा सेनापति भुवनमल ने किया था। इसका सहयोग कैमास या फिर कदम्बवास, जो मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज तृतीय का, वो उसका मुख्यमंत्री कौन था? कैमास। इसको कदम्बवास भी कहते हैं और सेनापति का नाम है भुवनमल। यह एक योद्धा के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इसने दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण भी करवाया था। तो दिल्ली में पिथौरागढ़ का निर्माण करवाया है। और देखिए इसके शासक बनते ही चाचा अपरांगेय ने इसका विरोध किया था। अपरांगेय जो हमने पढ़ा है, सोमेश्वर पढ़ा है, इनके पिता का नाम है। तो सोमेश्वर, अपरांगेय और इससे पहले जो हमने विग्रहराज चतुर्थ शासक बने थे और एक है जगदेव, ये चारों जो है अर्णोराज के पुत्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाचा जो है अपरांगेय, इन्होंने इसके शासक बनते ही विद्रोह कर दिया था। तो उस विद्रोह को भी इनको दबाना पड़ा था। पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह किया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी से इन्होंने विवाह किया था। इसने 1178 ईस्वी में अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को गुड़गांव के युद्ध में कैमास की सहायता से दबाया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनके जो है सेनापति और मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री है कैमास और सेनापति है भुवनमल। तो अपने भाई नागार्जुन के विद्रोह को इन्होंने दबाया था। आगे पढ़ते हैं। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज प्रदेश से आने वाली भंडारनक जाति का दमन किया था। इसका उल्लेख किया है जीनपति सूरी ने, जीनदत्त सूरी ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने सतलज प्रदेश से आने वाली भंडारनक जाति का दमन किया था। आगे देखते हैं। भंडारनक जाति का आगरा, अलवर और भरतपुर पर अधिकार था। ये जो जाति है भंडारनक जाति, ये आगरा, अलवर और भरतपुर पर इसका अधिकार था और जीनदत्त सूरी ने इसका वर्णन किया है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1182 ईस्वी में तुमुल के युद्ध में महोबा के शासक परमर्दी देव चंदेल को हराया था। इस युद्ध में परमर्दी देव के सेनापति आल्हा और उदल मारे गए थे। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। ये जो तुमुल का युद्ध है इसको महोबा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ लिया जाए कि महोबा के युद्ध में कौन से 2 सेनापति मारे गए थे? आल्हा और उदल मारे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। पृथ्वीराज ने गुजरात के शासक भीम द्वितीय को हराया और 1184 में नागौर के युद्ध में। ठीक है, ये भीम द्वितीय वही है जिसने इनके पिता की हत्या की है। ठीक है, गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने जो है इनके पिता सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी 1184 में नागौर के युद्ध में इनको हराया था। पृथ्वीराज कन्नौज के शासक, अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये पूछा जाता है कि जयचंद से इनकी क्या दुश्मनी थी। तो पृथ्वीराज कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था। देखिए दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि यह इनकी ये जो मौसेरा भाई था जयचंद, लेकिन जो है इनके बारे में ये कन्फ्यूज़न ही है, हर किताब में यही मिलता है। लेकिन हमें इतना सा ध्यान में रखना है कि जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले आए थे, जिससे इन दोनों में शत्रुता हो गई थी। इसका उल्लेख दशरथ शर्मा ने दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज़, इनकी पुस्तक है दशरथ शर्मा की, उसमें इन्होंने इसका उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, और वहाँ से इनको लेकर के आ गए थे और फिर उसके साथ में गंधर्व विवाह किया था। आगे पढ़ते हैं हम। तराइन या तरावड़ी का प्रथम युद्ध। देखिए तराइन को तरावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। अब पृथ्वीराज तृतीय के जीवन में सबसे भयंकर काल आने वाला है। इसमें ये तराइन के 2 युद्ध जो है इनके साथ में लड़ेंगे मोहम्मद गोरी के साथ में। पहले युद्ध में तो जीत जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वीराज जी जो है मोहम्मद गोरी को जो है छोटा मोटा शासक समझ करके ही इसको जाने देते हैं। जब ये भाग रहा था तो इसको पकड़ते नहीं हैं। यही इनकी सबसे बड़ी भूल होती है और इनके पतन का कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का युद्ध
प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा जाता है। अब ये तराइन का मैदान कहाँ पर है? हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। हरियाणा के करनाल जिले में तराइन का मैदान स्थित है और ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में लड़ा जाता है। गोरी को दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज तोमर ने घायल कर दिया था युद्ध में। घायल गोरी का पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया, यही इसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर उसी समय गोरी को पकड़ करके मार दिया जाता तो शायद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत नहीं होती दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज ने पीछा नहीं किया और उसकी सबसे बड़ी भूल है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई थी और इसमें पृथ्वीराज के जो सेनापति थे वो है खांडेराव और चामुंडराय। देखिए इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने काजी जियाउद्दीन से तबर हिंद दुर्ग छीना था। इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज ने जो है यह दुर्ग जो है मोहम्मद गोरी के अधीन था, तो ये इसका कोई सेनापति वगैरह रहा होगा, तो काजी जियाउद्दीन से तबर हिंद का दुर्ग छीना था। आगे देखते हैं हम तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए संधि के बहाने अपने दूत क्वीम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पड़ाव में भेजा। अब देखिए सेकंड युद्ध को जीतने के लिए गोरी जो है काफ़ी जो है कूटनीतिज्ञ चाल चलता है। तो देखिए इसने क्या किया था कि संधि के बहाने अपने एक दूत क्वीम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पड़ाव में भेज दिया था और अगले दिन जो है अचानक गोरी ने आक्रमण कर दिया। उसने सोचा कि भाई वो संधि करना चाहता है, तो वो उसके जवाब का पृथ्वीराज चौहान संधि के लिए जो है गोरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन और इस हिसाब से उसने कोई ज़्यादा तैयारी भी नहीं करी थी और गौरी ने जो है अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे पृथ्वीराज की हार हुई। अब इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति खांडेराव मारा जाता है। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नाट्यरंभा है। पूछा गया सवाल है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या है? नाट्यरंभा है। पृथ्वीराज को गौरी ने सिरसा के पास, सिरसा हरियाणा में, तो सिरसा के पास सरस्वती नामक स्थान पर बंदी बनाया और उसको अंधा कर दिया। ये अंधे की बात दोस्तों यहाँ पर तो जो है कई किताबों में अलग अलग है। ऐसा माना जाता है कि इसको यहाँ से ले जाने से पहले ही अंधा कर दिया था, और कई किताबों में मिलता है कि जब ये इसको गजनी ले जा रहा था तो वहाँ पर ले जाने के बाद में इसको अंधा कर देता है। तो देखिए पृथ्वीराज को गौरी गजनी ले जा रहा था तो उसको छुड़ाने का प्रयास उसकी पत्नी इच्छिनी देवी ने किया, लेकिन वह यवन के तीर से मारी गई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी में हुई, वहीं पर पृथ्वीराज की छतरी है। तो आगे देखते हैं हम। पृथ्वीराज स्मारक तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, गजनी में पृथ्वीराज चौहान की छतरी है और पृथ्वीराज का स्मारक जो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। ठीक है, देखिए तराइन के युद्ध में पराजय के साथ ही अजमेर से चौहान वंश की शाखा 1192 स्थित ईस्वी में समाप्त हो जाती है। देखिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अजमेर के चौहान वंश की शाखा समाप्त हो जाती है 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखिए 1192 से 1194 तक गौरी ने अजमेर का शासक पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को सौंपा था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है गोविंदराज का जो चाचा था उसको ये बात पसंद नहीं आती है, तो वो जो है इसको वहाँ से भगा देता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1194 फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के इसके चाचा को जो है हराता है और वहाँ पर फिर कुछ समय के लिए 1194 के बाद अजमेर का शासन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा संभाला जाता है। तो आगे देखते हैं हम। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। देखिए पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के साथ ही अब ये गोविंदराज तो चला जाएगा रणथंभौर। जब यहाँ से इसका चाचा इसको भगा देगा तो ये कहाँ जाएगा? रणथंभौर जाएगा, और रणथंभौर में ये चौहान वंश की शाखा की स्थापना करेगा। तो रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। तो देखिए आगे 1194 में अजमेर का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला और इस प्रकार भारत में जो है गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के साथ संजरी कहाँ पर है? फारस या ईरान, दोनों एक ही बात है दोस्तों। तो वहाँ से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, तो तराइन के सेकंड युद्ध में गौरी के साथ संजरी फारस या ईरान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के काल में
भारत आए थे। ये जो अजमेर में हम दरगाह पढ़ते हैं, अजमेर दरगाह का नाम है, तो वो उसमें जो किस संत के ऊपर बनी हुई है वो, तो किस संत के नाम से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से उसको जाना जाता है। दोस्तों इसने भारत में पहली बार सूफी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और अजमेर में इनके लिए फिर दरगाह बनाई गई। पृथ्वीराज के दरबारी हैं, ध्यान में रखिएगा, चंद्रबरदाई, जयानक, बागेश्वर, जनार्दन और विश्वरूप। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चंद्रबरदाई, जयानक, बागेश्वर, जनार्दन और विश्वरूप। इनमें से चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो लिखते हैं और जयानक पृथ्वीराज विजय नामक रचना लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है औरों के नाम याद रखने हैं हमें, और इन दोनों के नाम और रचनाएं दोनों याद रखनी है। पूछे गए सवाल हैं, ध्यान में रखिएगा। तो पृथ्वीराज के दरबारी हैं चंद्रबरदाई, जयानक, बागेश्वर और जनार्दन और विश्वरूप। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में तराइन के युद्धों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय में नहीं मिलता है, जबकि तराइन के युद्ध का वर्णन चंद्रबरदाई के ग्रंथ में मिलता है, पृथ्वीराज रासो में। और ये ग्रंथ हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी ग्रंथ में एक लाइन जो लिखी हुई है वो देखिए, उक्ति लिखी हुई है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठे सुल्तान मत चूके चौहान। देखिए दोस्तों, जब गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है, तो इनका जो ये कवि है चंद्रबरदाई, ये इनका कवि नहीं है बल्कि दोस्त भी है, मित्र भी है। तो ये चंद्रबरदाई जो है वहाँ पर इनसे मिलने जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के ये दोनों जब मिल लेते हैं, उसके बाद में ये लोग योजना बनाते हैं मोहम्मद गौरी को मारने की। तो चंद्रबरदाई जाकर के मोहम्मद गौरी को कहता है कि इसको जो है शब्द भेदी बाण चलाना आता है। एक कला है इसमें, जिसमें इसको कहा गया, इसमें बताया गया है कि ये जो है शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। तो गौरी ने कहा कि ठीक है, हम परीक्षा लेने देखते हैं कि भाई अंधा होकर के कैसे ये चला सकता है। तो एक दरबार लगाया गया जिसमें ऊपर ही ऊपर मोहम्मद गौरी बैठा, नीचे जो है इसके दरबार में जो सैनिक वगैरह थे, और सामने इन दोनों को खड़ा किया गया, पृथ्वीराज को और चंद्रबरदाई को। तो चंद्रबरदाई ने बस ये शब्द कहे थे। ये शब्द किसके हैं? चंद्रबरदाई के शब्द हैं दोस्तों, जो वो पृथ्वीराज चौहान को सुना रहा था। तो क्या उसने नाप बता दिया था कि कितनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा है, और शब्द भेदी बाण उसको चलाना आता था। तो यहाँ पर जो है वो मोहम्मद गौरी को छुरी से मार देता है, यहीं से छुरी फेंकता है नीचे से, जो मोहम्मद गौरी के लग जाती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके सैनिक जो है इन दोनों पे झपट्टा मारते हैं मारने के लिए। उससे पहले ही चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने जो है छुरी से एक दूसरे की हत्या कर देते हैं कि भाई शत्रु के हाथ से मरने से अच्छा है कि अपने मित्र के हाथों से मरें। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है इतिहास समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये उक्ति ध्यान में रखनी है हमें, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान बैठो मत चूके चौहान। तो ध्यान में रखिएगा, ये पंक्तियां पृथ्वीराज रासो में लिखी हुई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण से गौरी की हत्या की थी। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय का कारण उसकी कुशल युद्ध नीति थी। आगे देखते हैं हम। तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी की विजय का कारण उसकी कुशल युद्ध नीति है। तो देखिए पृथ्वीराज रासो ने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, और फिर गौरी ने कूटनीतिक चाल चलते हुए जो है संधि के लिए भेजा था तो अपने एक सैनिक को। तो वो जो है पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि भाई कोई बात नहीं है, ये तो संधि करना चाहता है, लेकिन दूसरे दिन मोहम्मद गौरी उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। तो देखिए 31 दिसंबर 2000 को पृथ्वीराज तृतीय पर 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है दोस्तों, 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया गया। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में कला साहित्य विभाग की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया जाता है। ये पद्मनाभ भी इनका एक दरबारी कवि है। इन्होंने बिसलपुर के किनारे महादेव का मंदिर भी बनवाया। इन्होंने क्या किया है? बिसल देव के किनारे जो है महादेव का मंदिर भी बनवाया है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा है अजमेर का चौहान वंश, और इसके बाद में इसकी 2 शाखाएं निकलती है दोस्तों। जो है एक जाती है लक्ष्मण चौहान के द्वारा नाडोल की स्थापना की जाती है, और एंड में हम पढ़े जो है गोविंदराज हमने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का पुत्र है। ये जो है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो दोस्तों
ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताइए मुझे। और ये जो है सब चीज़ें मैं आपके लिए वन लाइनर लेकर आ रही हूँ, तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो जल्दी जल्दी इन लाइनों का रिवाइज़ कर देंगे। जो है एग्ज़ाम आपके आने वाला है, जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको याद होगी दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद में इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं लेकर के आऊँगी। और इनसे पहले के जो वीडियो हैं मैंने इनकी सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और दोस्तों इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। तो अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।